हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमल लूथरा एंड वेलकम टू सी रमल लूथरा क्लासेस। सी रमल लूथरा क्लासेस ने एक न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें सेबी ग्रेड एंड मेंस के एग्जाम के एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर कराया जा रहा था। इस सीरीज के अंदर अभी दो सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। आज हम कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ सेबी ग्रेड एंड मेंस के एग्जाम के लिए ये आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लेक्चर जो आएगा वो एग्जाम के आंसर्स के ऊपर आएगा। सर, आपने बहुत डिले कर दिया इस लेक्चर को डालने में, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी इसलिए मैं कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। तो आज हम कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो फेज 1 का एग्जाम हुआ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एग्जाम हुआ, बट उसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया। तो एक्सपेक्टेड है कि जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो कॉन्सेप्चुअल तो होगा ही, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें आएंगे 10 से 15। तो जो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस को फतेह कर लेगा उसका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। तो जो भी सोर्सेस अवेलेबल है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के, वो आपको सबके सब सारे के सारे करके जाने हैं और मल्टीपल रिवीजन्स तो करने ही करनी है। आपके पास जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हो, जो भी आपके पास नोट्स है, उसका मल्टीपल रिवीजन। चलो जी, आज हम कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और साथ में आप जितना भी सीए रमल उत्तरा क्लासेस का एफर्ट रहा इस एग्जाम के लिए, वो आज मतलब एग्जाम लेक्चर्स खत्म होने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको जैसा भी लगा होगा हमारे लेक्चर्स देख के, आप उसके बारे में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। फतेह कर कराना 240 स्टूडेंट्स में हमारा नाम होना ही चाहिए जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। हमारा भी इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है अपने स्टूडेंट से, क्योंकि जो फेज 1 का रिजल्ट आया है उसमें जिस बच्चे ने टॉप किया पूरे इंडिया के अंदर वो हमारे स्टूडेंट है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत आई है इस बार। बड़े सारे ऑफिसर सी रमल उत्तरा क्लासेस इस बार देने वाले हैं, मजा आ जाएगा, कमाल हो जाएगी। चलो जी, हम कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग के अंदर सबसे इजी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एक पर्टिकुलर कॉस्ट को वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट में डिवाइड करना और उसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। हम सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आसपास के कुछ टॉपिक का डिस्कशन भी करेंगे। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन अ फैक्ट्री अमाउंट्स टू 160। उसने पर यूनिट की कॉस्ट दे दी 160, पर यूनिट की कॉस्ट दे दी 160। ठीक है, इसमें कह रहा है 75% वेरिएबल है। व्हेन द प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स। परफेक्ट। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 25% द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी डैश पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपका इस समय 160 कॉस्ट है एक पर्टिकुलर यूनिट की, ये टोटल कॉस्ट है। आपको पता है कि टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट आता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आता है या फिक्स्ड कॉस्ट आता है। जैसे ही लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा वैसे ही पर यूनिट कॉस्ट कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहता है। सर, बात सर के ऊपर से, आपकी अगर फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 1 लाख रुपीज है और आप 1 लाख यूनिट्स ही बना रहे हो, तो आप पर यूनिट में 1 रुपए चार्ज कर रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट के। यही अगर आपकी 1 लाख की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, चेंज नहीं होगी, और आप 2 लाख यूनिट बना रहे हो, तो आपकी पर कॉस्ट के अंदर जो फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट जा रहा है वो 50 पैसा है। कम हो रहा है ना जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है तो उसका इंपैक्ट होगा प्रोडक्शन का, वो उसमें बहुत वेरिएशन लेकर आएगा। प्रोडक्शन बढ़ रही है तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो रही है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ज्यादा आएगी। सर, क्वेश्चन कराओ। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 160। भाई 160 टोटल कॉस्ट है, लिख दो, लिख दो जी, मैंने रफ पेपर में लिख लिया, टोटल कॉस्ट 160। इसमें कंपोनेंट है वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड। सेमी वेरिएबल की बात नहीं करी, काटा मारो। चलो जी, वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है 75%, तो मैं कहता हूँ भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 160 का 75%, जो कि निकल कर आएगा आपका 120 रुपीज। मेरी वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ गई। ये हर यूनिट पे लगेगी ही लगेगी, जितने भी यूनिट्स बन जाए 120 तो निकलेंगे ही निकलेंगे जेब से मेरी। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, 40 रुपी पर यूनिट है, टोटल कॉस्ट 160 है, लेस वेरिएबल कॉस्ट 120, तो 40 रुपी पर यूनिट है। किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, ये मैटर करता है। ये 10,000 यूनिट्स के ऊपर मेरी 40 रुपीज पर यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, तो मतलब मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 4 लाख। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया 25% से, तो मेरा न्यू प्रोडक्शन है
वो है 10,000 प्लस 25%, जो क्या आएगा 12,500। ये बोल रहा भाई कॉस्ट पर यूनिट बताओ 12,500 के प्रोडक्शन लेवल पे। तो मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट तो उतने की उतनी ही रहेगी 120, और जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो अब चेंज हो जाएगी। अब मैं 4 लाख रुपीस को रिकवर करूंगा 12,500 यूनिट्स पे, जो कि निकल कर आएगा आपका 32 रुपीस। आपकी टोटल कॉस्ट अब रिड्यूस होगी, पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होगी ना फिक्स कॉस्ट की लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से। सर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो हमारी 150 पर यूनिट कॉस्ट आई, पहले 160 आ रही थी 10,000 प्रोडक्शन के लेवल पे। जैसे ही प्रोडक्शन लेवल बढ़ा, हमारी पर यूनिट, जो पर यूनिट की कॉस्ट है टोटल कॉस्ट, वो कम होगी। किसके अकाउंट पे? फिक्स्ड कॉस्ट के अकाउंट पे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेम रहता है। परफेक्ट जी, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, जे लिमिटेड सेल्स द प्रोडक्ट फॉर 6.25 पर यूनिट, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर 3.75। जे लिमिटेड ब्रेक इवन यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कॉस्टिंग का, ब्रेक इवन। हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया, बट आपके फेज वन में इस बार क्वेश्चन नहीं आया, तो मेंस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा। चलो जी, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, ब्रेक इवन यूनिट्स बता रखे हैं। ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर सेल्स के लेवल पे आपको ना ही प्रॉफिट है ना ही आपको लॉस है, आप ब्रेक इवन करते हो। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि कितने अमाउंट की फिक्स कॉस्ट है। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। आपका इस केस में सेलिंग प्राइस है 6.25 और आपका वेरिएबल कॉस्ट है 3.75। तो 2.5 रुपीस आप मोटा मोटी कमा रहे हो एक प्रोडक्ट को बेचने से। अभी फिक्स्ड कॉस्ट को साइड रखो। हमने बोला एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरा बनता है, मेरी जेब से उस समय पैसे निकलते हैं 3.75 रुपीस और मैं उसको बेच देता हूँ 6.25 रुपीस पे। तो मैंने बोला मोटा मोटी मैं 2.5 रुपीस कमा लेता हूँ। अब ये 2.5 रुपीस आपका प्रॉफिट नहीं है, मोटा मोटी प्रॉफिट है। तो मोटा मोटी प्रॉफिट को बोला गया कंट्रीब्यूशन। इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों रखा गया? क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स टू थिंग्स। दो चीजें इस कंट्रीब्यूशन से निकल कर आएंगी। पहले ये कंट्रीब्यूशन को हम यूटिलाइज करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने में, और उसके बाद जो निकलकर बचकर आएगा वो आएगा प्रॉफिट, बाद सर के ऊपर से। चलो जी, इन्होंने बोल रखा है कि ब्रेक इवन यूनिट है 35,000 यूनिट्स। तो जो भी मैं ये 2.5 रुपीस कमा रहा हूं, अगर मैं 35,000 यूनिट्स बेच दूंगा तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो मैंने कहा ये 2.5 कहां गए? ये 2.5 गए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने में। क्या बात है। तो इस केस में फिक्स्ड कॉस्ट क्या है मेरी? जो भी ब्रेक इवन यूनिट्स हैं इनटू जो आपका कंट्रीब्यूशन आप पर यूनिट कमा रहे हो। ब्रेक इवन यूनिट्स 35,000 यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन 2.5, ये आपका आना चाहिए 70 का आधा 35 का 17,500 87,500। मैथ्स में कोई गलती हो तो बेटा कमेंट में लिख देना कि सर आपकी मैथ खराब है। 87,500 की फिक्स्ड कॉस्ट ये निकल कर आए। इसका मतलब है जो आप 35,000 यूनिट्स बेच दोगे तब आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा कवर कर लोगे, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे हो। अगर आप इस 35,000 से कम यूनिट्स बेचते, अगर मैं 30,000 यूनिट्स बेचता, 30,000 यूनिट्स बेचता, तो मैं रिकवर कितने कर पाता? कितने कर पाता? 60 75,000 रुपीज में रिकवर कर पाता, और मेरी फिक्स कॉस्ट है 87,500। तो उस केस में मेरे को लॉस हो जाता 12,500। यही अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से जितने भी ऊपर यूनिट्स को बेचोगे वो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि ब्रेक इवन तक आप फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर चुके हो। अगर हम यूनिट्स बेचते हैं 40,000 तो मेरे 5,000 यूनिट ब्रेक इवन से ऊपर है ना। उस 5,000 यूनिट्स पे जो भी मैंने कमाया कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन मेरा प्रॉफिट है, वो कंट्रीब्यूशन मेरा प्रॉफिट है। आपको ध्यान रखना है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं होता, बट कब इक्वल टू प्रॉफिट होता है? ब्रेक इवन के बाद। ब्रेक इवन यूनिट्स बेचने के बाद आपका जो कंट्रीब्यूशन आप कमा रहे हो, जितने भी ज्यादा यूनिट्स बिक रहे हैं ब्रेक इवन के बाद, वो आपका प्रॉफिट है। क्या बात है, इसमें भी 12,500 सेम। क्या बात है, मजा आ रहा, मजा आ रहा, समझ में आ रही है बातें। क्वेश्चन नंबर 3, अ फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट। अच्छा मैं बीच बीच में ब्रेक लूंगा क्योंकि मेरे थोड़े को कभी कभी जाना पड़ता है, तबीयत खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3,
A factory is currently working at 50% of its capacity. At this level, the variable, semi-variable, and fixed expenses are respectively 60, 20, 10,000. If its semi-variable expense have a tendency to increase by 10% for every 25% increase in production, the total cost of 75% of the capacity is. क्वेश्चन में बहुत गलत चीज आ गई कोई। चलो जी, हमें जो आता है पहले हम वो करते हैं। अभी 50% की कैपेसिटी पे फैक्ट्री चल रही है, 75% की कैपेसिटी पे अगर फैक्ट्री चलेगी तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 50% की कैपेसिटी पे आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 60, 30, 80, 90, 90,000 कॉस्ट आ रही है आपकी। अब कह रहा है 75% पे क्या होगा, तो पहले कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट निकालो, सबसे इजी। वेरिएबल कॉस्ट है 60,000। अब हम निकाल रहे हैं एट 75% कैपेसिटी। वेरिएबल कॉस्ट 50% पे 60,000 है, तो 75% पे कितनी होगी? ये तो यूनिटरी मेथड से कर लेना, 90,000। सेमी वेरिएबल छोड़ो, हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है। फिक्स्ड कॉस्ट सेम की सेम रहेगी, वो तो जिंदगी में कभी चेंज नहीं होती, 10,000। अब हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कह रहा है कि आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा 10% फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन प्रोडक्शन। बात यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, ये मेरे एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ने ऐतराज जताया था, इसके लिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपके अंदर इसमें दो बातें निकल कर आ सकती हैं। या तो आप कहोगे कि एवरी 25% इंक्रीज इन प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन 50 से 75% होगी, तो आप बोलोगे जो प्रोडक्शन में इंक्रीज है वो 50% का इंक्रीज है। इस लेवल से 50% की लेवल से इंक्रीज 50% का है। बट अगर आप कैपेसिटी से कंपेयर करो, सिर्फ कैपेसिटी की टर्म्स में बात करें, तो 25% ही इंक्रीज है, 50 से 70%। तो जो भी आपको ये परसेंटेज दी होगी वो आपको हमेशा कैपेसिटी के ऊपर ही देखना है, आपको इसको कंस्ट्रू करना है। कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है कि 25% इंक्रीज इन प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो ये कैपेसिटी है। सर ऐसी बात क्यों, हमें बताओ ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि ये बात भी हमें गलत नहीं लग रही कि 50 से 75% हुआ है तो 50% इंक्रीज है। आपको अगर कंपाउंडिंग की बात याद है तो इसमें कह रहा है कि हर बार 25% लेवल के प्रोडक्शन के इंक्रीज से, मान लो अगर ये 10,000 यूनिट्स बनाती और 25% का इंक्रीज की हम बात करते, तो 12,500 पे हमारा सेमी वेरिएबल बढ़ जाता। अभी हम गलत चीजों में बात कर रहे हैं। 25% मैंने बढ़ाया तो 12,500 पे मेरा सेमी वेरिएबल 10% से इंक्रीज हो गया। अब मैं फिर से 25%, अब मैं किस लेवल पे लूं? 12,500 के लेवल पे लूं या 10,000 के लेवल पे लूं? तो यहां पर बात अड़ जाती है। यहां पर अब यूनिट्स बढ़ जाएंगे अगर हम पिछले लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे ले। जो आपने यहाँ पे 50% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन लेवल की बात करी, वो यही बात थी जो कि सेंस नहीं बनता, गलत है। अगर आपको क्लियरली यहाँ पे दे रखा होगा कि प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से अगर करना है तो ही आप ये वाला मेथड लगाओगे, नहीं तो आपको हमेशा कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में बात करना है। तो यहाँ पर कैपेसिटी 50 से 75% हुई है, तो हम सीधा सीधा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट उसको 10% से इंक्रीज कर देंगे। 20,000 इंटू 1.10, 22,000। तो आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? 122,000। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, जिसके भी ये डाउट्स है, अच्छे डाउट्स है, बट आई होप मैंने उनको एड्रेस कर दिए। 122 टोटल कॉस्ट, परफेक्ट जी, परफेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ कंपनी द weekly minimum and maximum consumption of material are 25 units and 75 units respectively। दे रखा है भाई, मिनिमम हम 25 यूनिट्स को यूज करते हैं, मैक्सिमम 75। द री ऑर्डर लेवल आर फिक्स्ड बाय द कंपनी इज 3। अच्छा, री ऑर्डर लेवल उन्होंने फिक्स कर दिया है, री ऑर्डर लेवल फिक्स कर दिया है। मटेरियल ए, हम री ऑर्डर लेवल काटे, ये क्वेश्चन से काटो, ये क्वेश्चन से काटो, मैं कहता हूँ काटो, छोड़ो। मटेरियल ए इज रिसीव्ड विद इन 4 to 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑर्डर, फाइंड द मिनिमम लेवल। अब ये कह रहे हैं मिनिमम लेवल निकाल के दिखाओ। पहली बात करते हैं री ऑर्डर लेवल के बारे में बात करते हैं। री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल क्या होता है? ये वो लेवल ऑफ, आपके पास स्टोर के अंदर जो सामान पड़ा है, आप कब फोन करके नया सामान मंगवाओगे? आपके दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि मेरे पास कभी स्टॉक आउट ना हो, कभी स्टॉक खत्म ना हो मेरे स्टोर्स में से, सामान पड़ा रहे। तो उस केस में आप
वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में बात करोगे कि मेरा अगर आज मैं ऑर्डर करूं और मैक्सिमम यूनिट्स कंज्यूम हो आगे जाके और मैक्सिमम टाइम ले ले सप्लायर सामान को डिलीवर करने में, तभी भी मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े होने चाहिए, मेरे स्टोर्स में कितने यूनिट्स पड़े होने चाहिए कि अगर मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन हो आगे जाके कुछ दिन और मैक्सिमम टाइम ले ले सप्लायर मेरे को माल देने में, फिर भी मेरा स्टॉक आउट ना हो। तो रीऑर्डर लेवल यही बोलता है कि आपका मैक्सिमम कंजम्पशन 75, मैक्सिमम कंजम्पशन 75 इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, जितना टाइम लेगा मैक्सिमम लीड टाइम 6 वीक ले सकता है। तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको 450 यूनिट्स आपके पास होने चाहिए। ये आपका रीऑर्डर, जैसे ही 450 यूनिट्स पे आपका सामान पहुंचे, आपके स्टोर्स में 450 यूनिट्स पड़े हैं, आपका उसी समय फोन घूम जाना चाहिए किसको, सप्लायर को, कि सामान दे जा। अब जैसे ही मैंने उसको फोन किया सप्लायर को, सामान दे जा, अब मैं उस दिन खड़ा होकर देख रहा हूँ मेरे स्टोर में पड़े हैं 450 यूनिट। सप्लायर को बोल रहा हूँ सप्लायर सामान फटाफट दे के जा। सप्लायर कह रहा हाँ दे के जाते, जनरली जितना टाइम लगता है लग जाएगा उतना। तो अब मैं उधर खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ कि यार मेरा मैक्सिमम 75 यूनिट्स लग जाता है और ये जो सप्लायर सामान भेजता है वो 6 वीक्स के अंदर भेज देता है। तो मैं देखता हूँ कि 75 यूनिट्स इंटू 6 वीक्स, 6 वीक्स तक चलाएंगे हम, 6 वीक्स तक चलाएंगे तो कितना आना चाहिए। तो मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा, 6 वीक पे सामान आ जाएगा वापस, सामान भंडारे में आ जाएगा। तो 450 यूनिट्स आपके पास है तो आपका स्टॉक आउट नहीं होगा। इसी को रीऑर्डर, इस लेवल पे आते आपको फोन घुमा देना, भाई सामान देके जाओ। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपके यूनिट्स दे रखे होंगे वो आपके वीकली ही दे रखे होंगे, तभी तो इसके अंदर बात बनी होगी ना। ये वीकली दे रखे होंगे, डेली नहीं दे रखे, नहीं तो आपको इसको चेंज करना पड़ता, वीक के हिसाब से लेके आना पड़ता। ओके जी, ओके जी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम लेवल क्या होगा। चलो जी, हमने कहा भी मिनिमम लेवल कितना है, तो री ऑर्डर लेवल आपका 450 यूनिट्स है, समझ में आता है। अब री ऑर्डर लेवल से हम कहते हैं कि मिनिमम लेवल कितना चला जाएगा, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर, अच्छा अगर लॉजिकली देखो तो मिनिमम लेवल तो 0 जा सकता है ना। आपने जब रीऑर्डर लेवल पे कॉल किया, रीऑर्डर लेवल पे कॉल किया, मैक्सिमम कंज्यूम करो, मैक्सिमम लीड टाइम लो और एंड डे पे आपका 0 हो जाएगा, उसी दिन सामान आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। बट आपका मिनिमम लेवल इस तरीके से नहीं निकलता। वो कहता है कि आप मिनिमम लेवल जो जनरली हो सकता है वो रीऑर्डर लेवल लेस जो आप नॉर्मल कंज्यूम कर रहे हो और नॉर्मल लीड टाइम है, मिनिमम लेवल इतना ही होगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। रीऑर्डर लेवल तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो आपका मिनिमम लेवल होगा रीऑर्डर लेवल लेस नॉर्मल कंजम्पशन जो आपका नॉर्मल लीड टाइम होगा। तो इस केस में 450 यूनिट्स, नॉर्मल कंजम्पशन इसका एवरेज कर लेते हैं 50 यूनिट्स, नॉर्मल लीड टाइम आपको हो गया 5 वीक्स, तो ये निकल कर आएगा आपका 250, 450। तो यहाँ पे आपका निकल कर आया 200 यूनिट्स आपका मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि इन्होंने फिक्स कर दिया री ऑर्डर लेवल 300 यूनिट्स पे, कि जैसे ही 300 यूनिट्स हमारे क्या कहते हैं पहुंचेंगे हम तब फोन करेंगे, 450 पे नहीं 300। तो 300 के केस के अंदर भाई उनकी मर्जी, उनकी मर्जी कि हम 300 यूनिट से ज्यादा, हम बस पैसे ही नहीं है इतने, हमारे पास स्टोरेज की जगह ही नहीं है, हम 300 यूनिट्स ही मंगवाएंगे। तो 300 यूनिट्स पे वो कहते हैं कि भाई हम रीऑर्डर कर देंगे। तो अगर इस लेवल से मिनिमम लेवल निकालना तो क्या होगा, 300 लेस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, 300 लेस 250 निकाल लिया। तो कह रहे कि 50 यूनिट्स मिनिमम तो आपके पास पड़े ही होंगे, इससे नीचे नहीं जाएगा। चलो जी, थोड़ा सा हम इसके क्या कहते हैं फॉर्मूलाज को भी पढ़ लेते हैं। रीऑर्डर लेवल आपको समझ में आता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या मैक्सिमम लीड टाइम जितना लगता है। मिनिमम स्टॉक लेवल जो भी आपका रीऑर्डरिंग का लेवल है उस टाइम के बाद नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डरिंग पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक, आपके भंडारे में मैक्सिमम कितना स्टॉक पड़ा हो सकता है। आपने रीऑर्डर लेवल पे फोन किया, भाई सामान दे जा, वो रीऑर्डर क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी आपने मंगवाई, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी अलग अलग चीजें हैं। किस लेवल पे आपको फोन करना है वो ये बता रहा है रीऑर्डरिंग जो लेवल है, बट कितनी क्वांटिटी में आपको मंगवाना है वो कैसे पता चलेगा, वो अलग चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इकोनॉमिक रहेगा, कितना एक्सपेंसिव है, उसको कैरी करना कितना महंगा पड़ेगा, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, उसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। चलो जी, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल पे मैंने फोन कर दिया, कितना सामान मंगवा लिया, रीऑर्डर की क्वांटिटी दे जाओ।
और उसके बाद जैसे ही सामान मंगवाया, मिनिमम सामान यूज हो रहा है, बहुत कम सामान यूज हो रहा है, तो रीऑर्डर लेवल जो भी है, आपने क्वांटिटी और मंगवा ली लेस, उसके बाद मिनिमम कंजम्पशन, और फटाफट सप्लायर भी सामान देगा आपके पास, तो ये मैक्सिमम लेवल है, इतना आपके पास स्टॉक हो सकता है। ये इतने सारे लेवल पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको अपने वेयर हाउस के हिसाब से ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है। ये ना हो ना कि आपके पास मैक्सिमम लेवल इतना हो जाए, आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है मेरा वेयर हाउस, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपकी जितनी भी क्वांटिटी आ रही है, आपके वेयर हाउस में उतनी जगह ही नहीं है, तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। समझ में आती है बात? सर हमें प्रैक्टिकल नहीं करना, हमें थ्योरेटिकल करना है। एवरेज स्टॉक, एवरेज आप कितना होल्ड करोगे, इसका एक फॉर्मूला, घटिया फॉर्मूला, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल का एवरेज ले लो, ये कहता है, सुन लिया हमने, लिख दिया मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, उसको एवरेज कर दो, सिंपल एवरेज, तो कहता है एवरेज स्टॉक का लेवल आपके पास इतना पड़ा होगा। एक बेटर फॉर्मूला, मिनिमम लेवल तो आप हमेशा होल्ड करोगे ही करोगे, मिनिमम लेवल तो हमेशा होल्ड होगा ही होगा, तो इतना स्टॉक तो मेरे पास पड़ा ही रहेगा, प्लस जो मैं रीऑर्डर की क्वांटिटी कर रहा हूँ, जितने यूनिट्स को मैं फोन करके मंगवा रहा हूँ, आजा भेज दे यूनिट्स, उसके यूनिट्स का ऑन एन एवरेज मैं होल्ड करूंगा। तो मिनिमम लेवल का एवरेज नहीं, मिनिमम लेवल तो हमेशा 100% मिनिमम लेवल रहेगा, प्लस हाफ एवरेज किसका करेंगे हम, रीऑर्डर क्वांटिटी। लॉजिकल फॉर्मूला, मस्त फॉर्मूला। अच्छा, एक डेंजर लेवल भी होता है, डेंजर लेवल में बोल रहा है आपका कितना कंजम्पशन है, और आप अर्जेंटली कितना मंगवा सकते हो, अर्जेंट सप्लाई टाइम, फटाफट कितना मंगवा सकते हो, एवरेज आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, और अगर आप फोन करके अर्जेंट मेरे को अभी के अभी माल चाहिए तो वो कितना टाइम ले लेगा। तो ये कि डेंजर, क्या कहते हैं, डेंजर लेवल का फॉर्मूला है, सारे के सारे फॉर्मूला आपको रीड कर लेना। अच्छा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा। ओके जी। फिफ्थ क्वेश्चन, a company purchases 2000 units of a particular item per year at a unit cost of 20, 2000 यूनिट्स परचेज करे रहे, 20 रुपए की कॉस्ट है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 50 पर ऑर्डर एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25% पर यूनिट, what will be the total cost if the company decides to buy on the basis of economic order quantity? EO, EO, EOQ, EOQ का हमने को फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 into A, ये एवरेज हो रहा है, जितनी आपकी डिमांड है, एनुअल डिमांड, उसको हम बात कर देंगे 2 into A into O, जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है। इसका बेसिक फॉर्मूला यही है कि जब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट हो सकता है, उसी उसी लेवल पे आपको यूनिट्स को ऑर्डर करना चाहिए। जो हम रीऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर बात कर रहे थे, वो उसी क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करें कि कितनी क्वांटिटी आपको मंगवानी है। इस लेवल की क्वांटिटी पे आप मंगवाओगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, फोन करके सामान को मंगवाने की कॉस्ट, प्लस उसको होल्ड करने की कॉस्ट, उसको कैरी करने की कॉस्ट मिनिमम रहेगी। चलो जी देखते हैं इन्होंने क्या बोला। तो मैंने देखा भाई 2, मेरी एनुअल डिमांड कितनी है, मेरी एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड है 2000। इस केस में कभी कभी आपको मंथली दे देता है तो आपको उसको एनुअली 12 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है आपकी 50, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट को आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको स्टॉक रखना है अपने वेयर हाउस में तो कितना खर्चा आ रहा है, प्लस जो आपने स्टॉक मंगवाया है उसमें आपने कुछ वैल्यू को इन्वेस्ट किया होगा, पैसे दिए होंगे, तो वो जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट को लूज कर रहे हो, तो वो भी कैरिंग कॉस्ट है। क्वेश्चन में दे रखा है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25%, जितना आप सामान अपने स्टॉक में रखते हो आप 25% सीधा लूज कर रहे हो, ठीक है जी। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकल कर आएगी, एक यूनिट की कॉस्ट है 20, मैं यूनिट लेने जाता हूँ, मेरे को एक यूनिट पड़ता है 20 रुपए का, इस पे 25% की कॉस्ट मेरी लग रही है अगर मैंने स्टॉक रखा हुआ है, नहीं तो मैं इसे बाहर इन्वेस्ट करके कमाता ना। चलो जी, फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे। सर सॉल्व भी तो नहीं होगा ये, कैसे करेंगे, 25 5 5 10 10 10 10 10 4 4 4 4 40,000 हो गया, 40,000 हो गया। तो अभी तो ये इजी हो गया, आपका 200 निकल कर आ गया, बट मैं आपको इसका फिर भी क्या कहते हैं, जो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा उसके हिसाब से कैसे होगा बताता हूँ। तो 200 यूनिट्स पे, 200 यूनिट्स पे ये आपका एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप इस क्वांटिटी, इतने यूनिट्स अगर मंगवाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। सस्ता कैसे पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा है टोटल कॉस्ट बताओ, तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आएगी, 2000 यूनिट्स को मैं 20 रुपए दूंगा, तो मेरे 40,000 तो लगेंगे ही लगेंगे। मेरी ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 2000 यूनिट्स में मंगवा रहा हूँ, 200 के बैच में, 200 करके मंगवा रहा हूँ, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 यूनिट्स मेरे को मंगवाने हैं, मैं 200 के बैचेस में मंगवा रहा हूँ,
तो मेरे को 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। 10 एक ऑर्डर की कॉस्ट है 50, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आई 500। कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के अंदर आप 200 यूनिट्स को मंगवा रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आप अपने क्या कहते हैं स्टॉक कितना रखोगे? हम हमेशा उसको एवरेज ही करते हैं। ये थोड़ा ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके 200 यूनिट्स आपके गोदाम में पड़े रहेंगे, बेचेंगे भी तो सही ना। तो हम एवरेज कर लेते हैं। 200 यूनिट्स है तो पूरे साल मैं 100 का स्टॉक तो मेंटेन करके चलूंगा। स्टार्टिंग में 200 होगा, धीरे 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 करके एंड में 0 हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज मैं कैरी करके चलूंगा 100 यूनिट्स को। इसकी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 25%। तो हाफ इसका 100 इंटू 25%। अच्छा नहीं, कैरिंग कॉस्ट तो फिर इसमें वो भी तो परचेज प्राइस इंटू करना है, तो इंटू 20। 2000 का 25% आपका 500। तो देखो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट होगी सेम, तो आपकी टोटल कॉस्ट जो निकल कर आ रही है वो 41,000 निकल कर आ रही है आपकी टोटल कॉस्ट। आप कोई और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपनी मर्जी का चूज कर लो, 500 चूज कर लो कि नहीं नहीं सर हम तो 500 की क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे। आप देख लेना आपकी जो टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी वो इससे ज्यादा ही आएगी। उस केस में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भले ही कम हो जाएगी, बट आपकी कैरिंग कॉस्ट, आपको 250 यूनिट्स को कैरी करना पड़ेगा तो आपकी कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो ये मिनिमम कॉस्ट होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 41,000 रुपीज। गुड क्वेश्चन। अच्छा, मेरे को आपको दिखाना था क्या कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं कोई टेढ़ी मेढ़ी फिगर आ गई तो अभी तो 40,000 का अंडर रूट करना है ना, अंडर रूट करना है तो ये आपको कैलकुलेटर मिलेगा। 40,000 आपको ऐसे करना है, 40,000 इसको यहाँ पर आपका आ गया x इंटू वाई। पावर कितनी करना है? अंडर रूट करना है तो 0.5 आपकी पावर होनी चाहिए। तो ये तो आपका इजी हो गया, 200 निकल कर आ जाएगा। कोई भी फिगर होगी आप इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लोगे। आपके सेबी के एग्जाम में लास्ट में साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं दिया गया था, बट उसके बाद 2 एग्जाम हुए पीएफआरडी एनपीएस, दोनों में साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोवाइड किया गया था। तो इस बार आपके एग्जाम में उसका प्रोवाइड किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ सर, बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी ही है कॉस्टिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following item can be classified as C category as per ABC analysis? ABC analysis बेस्ट एग्जांपल है आपके क्या कहते हैं ज्वेलर्स। एबीसी के अंदर क्या बोलता है, अपनी इन्वेंट्री को आप सेग्रीगेट करो, हाई वैल्यू आइटम को आप ए कैटेगरी में डालो, मीडियम वैल्यू आइटम को आप बी कैटेगरी में डालो, और सी जो आपके पास अबंडेंस में पड़ी है बट उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है तो इसको आप सी कैटेगरी में डालो। तो अगर ज्वेलरी शॉप के हिसाब से हम देखें तो जो ए कैटेगरी में आना चाहिए वो आएगा डायमंड्स। डायमंड्स बहुत कम होते हैं बट उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिर आएगा मीडियम कैटेगरी में आपका गोल्ड। गोल्ड ठीक है, वैल्यू भी ज्यादा है, मीडियम है, और आपके क्या कहते हैं क्वांटिटी में भी अच्छा खासा सेट वेट पड़े होते हैं। और सी सिल्वर, अबंडेंस में आपके पास सिल्वर, किलो किलो सिल्वर आपके पास पड़ी है बट उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है। एक सिल्वर अगर आप 10 किलो सिल्वर की बात करो तो अराउंड 5 लाख, और उतना ही एक सॉलिटेयर अगर बढ़िया सा सॉलिटेयर होगा तो वो इतना सा सॉलिटेयर होगा जो कि 2.5-3 लाख रुपए का होगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर वो कह रहा है कि सी कैटेगरी का आइटम कौन है। तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन को स्मार्टली करते हुए मैंने देखा सबसे कम वैल्यू इसकी है, क्वांटिटी इसकी सबसे ज्यादा है, तो सीधा ये फिफ्थ आइटम सी कैटेगरी का आइटम है। आपको एबीसी के अंदर ये पता होना चाहिए कि कैटेगरी क्या क्या होती है, तो सी कैटेगरी का आइटम है क्या कहते हैं हमारा ये फिफ्थ आइटम, सीधा मार्क करके आना है, कोई दिमाग नहीं चलाना। अब एबीसी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ और भी मतलब इनके रिलेटेड कुछ और एनालिसिस भी होते हैं। एक होता है आपका वीईडी एनालिसिस, वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल। ये स्पेयर पार्ट्स के लिए होता है। एबीसी इन्वेंट्री के लिए होता है जो भी आप स्टॉक को बेच रहे हो, वीईडी वाइटल एसेंशियल और डिजायरेबल ये आपका स्पेयर पार्ट्स के लिए होता है। अगर आपके पास ये स्पेयर पार्ट्स नहीं पड़े होंगे, मशीनरी खराब हो गई तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, वो वाइटल होते हैं। द स्पेयर स्टॉक आउट ऑफ विच इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम विल स्टॉप द प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोडक्शन रुक गई वैसे ही आपको लॉस है। सर लॉस क्यों है प्रोडक्शन रुकने से? क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आपने बहुत ज्यादा इंकर कर रखी है। प्रोडक्शन कम होगी तो वो फिक्स्ड कॉस्ट कम यूनिट्स पे आपको क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ना। वही अगर प्रोडक्शन रनिंग में रहेगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट में कम वैल्यू आएगी, ऊपर पड़ के आ चुके हैं। तो उन्होंने बोला कुछ हमारे स्पेयर्स वाइटल होते हैं, कुछ असेंशियल होता है कि भाई हमें चाहिए ये,
टॉलरेट ज्यादा टाइम के लिए कर, अगर इसका स्टॉक आउट हुआ, ये वाले स्पेयर्स अगर ज्यादा देर के लिए नहीं मिले तो हमारा प्रोडक्शन बंद हो सकती है। इतने वाइटल नहीं बट असेंशियल है। द स्पेयर पार्ट्स ऑफ मटेरियल एब्सेंस ऑफ विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर मोर देन फ्यू आवर्स। फ्यू आवर्स के अंदर अंदर हमें चाहिए, असेंशियल आइटम है ये। और एक होता है डिजायरेबल। ये डिजायरेबल स्पेयर पार्ट्स ऐसे है कि अगर ये नहीं भी होए तो प्रोडक्शन नहीं रुकेगी, बट इनका होएगा तो अच्छी बात रहेगी। इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके अंदर स्टीरियो स्टीरियो लगा के अगर बेच रहे हो तो वो एक डिजायरेबल कंपोनेंट है। बट स्टीरियो नहीं होगा तो क्या कार की प्रोडक्शन को आप रोक दोगे? नहीं रोकोगे। ठीक है, तो वीईडी एनालिसिस कर लिया हमने। एक एफएसएन एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नो मूविंग इन्वेंट्री। उसके हिसाब से आप उसको क्लासिफाई कर दो। फास्ट मूविंग है, कभी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें लॉस हो जाएगा। फास्ट मूविंग है, लोग आगे खरीद के जा रहे हैं। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, वहां पे अगर स्टॉक आउट होंगे तो लोग किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो स्टॉक आउट नहीं चाहिए हमें। स्लो मूविंग है या नो मूविंग स्टॉक है, तो उसको उस हिसाब से आप ऑर्डर करोगे, भाई ये तो धीरे धीरे मूव करता है, इस पे कोई डिस्काउंट लगाओ, कुछ कराओ, इसकी मूवमेंट बढ़ाओ। तो इसलिए आप अपने स्टॉक को मतलब इन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आती होगी बातें। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आ गया, मेथड्स ऑफ, इसमें थोड़ी सी अलग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आया, क्यू कंपनी मैन्युफैक्चर रिंग बाइंडर्स विच आर एम्बोस्ड विद कस्टमर ओन लोगो। भाई कह रहा है मेरे हिसाब से आप रिंग बनाओ, मेरा नाम लिखा होना चाहिए, मैं अपने एम्प्लॉयज को बांटूंगा। अ कस्टमर हैज ऑर्डर्ड अ बाइंडर ऑफ बैच ऑफ 700 बाइंडर्स। ठीक है, द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द कॉस्ट ऑफ टिपिकल बैच। कह रहा भाई हम 100 के बैचेस में बनाएंगे, आपको 100 का ऑर्डर देना पड़ेगा। वो कंपनी वाला कह रहा है 700 का ऑर्डर लो। ठीक है, तो भाई पहला मैं एक बाइंडर, एक बैच का जो कॉस्ट कह रहा है कि मटेरियल लग जाता है 70 का, लेबर लग जाते हैं 25 की, मशीन को सेटअप करते हैं एक बैच के लिए 10 रुपीज लग जाते हैं, डिजाइन एंड आर्ट वर्क लग जाते हैं मेरा 35 का। ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज आर पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस, मतलब जो भी लेबर है उसको हर एक रिंग के ऊपर पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट है। क्यू कंपनी एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ रेट ऑफ 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। जो प्रोडक्शन का ओवरहेड है वो इसका डायरेक्ट लेबर का 6% है। इजी है, इसका 6% आएगा, 6% आएगा। अभी निकालते हैं भाई, हमें नहीं पता, निकालते हैं। वो 6% नहीं है, 24% है यार, 24% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 24% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, तो ये निकल कर आएगा आपका 25%, तो ये 6 रुपीज के हिसाब से आएगा, 6 रुपीज। ठीक है, 6% इज एडेड टू टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट। पूरी प्रोडक्शन की कॉस्ट पे आपको 6% ऐड करना है, जिसमें आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका कितना जाएगा? हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं, तो पहले तो प्राइम कॉस्ट आ गई कितनी, 140। मैंने कहा भाई हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट लेबर पे, ये 6 रुपीज निकल कर आ रहा है, यह 25% का, 25 का इंटू 24%। ठीक है, तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई मेरी 146, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये मेरे हैं कितना, 6% ऑफ 146। कैलकुलेटर चाहिए अब, कैलकुलेटर चाहिए अब। 146 इंटू 0.6, 0.06 होगा यार, 0.06 होगा। 146, यार वैसे ही कर लेता, 146 इंटू 0.06, क्या है सर, क्या ढक्कन हो सर आप, ढक्कन। 8.76, 8.76 आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया। ठीक है जी, तो जितना भी आपका 153 कुछ आएगा। अब ये कह रहा है कि हम प्रॉफिट मार्जिन, क्यू कंपनी रिक्वायर्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल वैल्यू, 20% ऑन सेल वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमारे पास कॉस्ट है बट ये प्रॉफिट कह रहा है 20% ऑन सेल्स वैल्यू। अगर 20% ऑन सेल्स वैल्यू है तो कॉस्ट की कितनी वैल्यू पे होगा? इसका एक इजी तरीका है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी के लिए 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस है, ये 20% 1/5 हुआ ना, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देते हो तो वो कॉस्ट के ऊपर आ जाता है। ऐसे अगर 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस है तो 1/2 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा,
तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। आप इसको वैसे भी कर सकते हो। अगर हम कैसे करें, कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट हम कुछ भी मान लेते हैं, कॉस्ट को कॉस्ट रहने दो, प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट का हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 20 सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। अगर हम कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट को निकालें तो जो हमारा कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट निकल कर आता है वो हमारा 1/4 निकल कर आ जाएगा। आप इस मेथड से भी फॉलो कर सकते हैं। चलो जी, तो हमें समझ में आता है 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट होगा, ये हमारा शॉर्टकट मेथड। तो इस केस के अंदर क्या होगा, सीधा हम कैलकुलेटर से करते हैं, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम उससे करते हैं। तो ये हमारा 146 के बाद 146 के बाद 146 इसके बाद हम प्लस कर देते हैं, प्लस 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 प्लस, क्या घटिया कैलकुलेटर है, प्लस 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 छोड़ो। तो ये मेरा 146 इंटू, पहले मैंने 1.06 किया, इसके अंदर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को ऐड किया और इसके बाद इसका हमें 25%, 20 कितना, हाँ, तो 1/5, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 25% होगा ना, 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो इसके अंदर मैंने इसको इंटू किया 1.25, तो 193.45, 193.45 मेरी एक बैच की कॉस्ट आई। कितने बैचेस रन करने हैं, कितने बैचेस, 7, ये 100 यूनिट्स बनकर आए, मेरे को 7 बैचेस रन करने हैं, तो 1354, 1354, 13, ये एक बैच का है, ये एक बैच का है, तो हमारे 7 बैचेस के कितने होंगे, 7 बैचेस के होंगे हमारे 193.45, हमारे निकल करता है 1354। ठीक है जी, करेक्ट आंसर, ग्रेट आंसर, गुड क्वेश्चन। चलो जी, चलो जी, हाँ, ये वाली बात आ गई फिर से वही। अ कंपनी विशेस टू अर्न 50% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस व्हेन कोटिंग फॉर अ जॉब, which of the following is the profit markup on the cost to be achieved required ऑन द कॉस्ट। तो इन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस पे आपका प्रॉफिट है 15%, 15% सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वल टू 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि कॉस्ट के ऊपर अगर हमें परसेंटेज बताना प्रॉफिट का तो कैसे निकलेंगे, पहले शॉर्टकट तरीका पता है, शॉर्टकट तरीका 15/100 हमारा कितना आएगा, 3/7, 3/20, तो 3/20 ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है 3/20 ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर हमें कॉस्ट पे निकालना है तो प्रॉफिट होगा 320 लेस 17, 20 लेस 3 इक्वल टू 3/17 ऑफ कॉस्ट प्राइस। आप टाइम लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसे, कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट है कितना, 15% ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट के अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट हमारा कितना होगा, तो ये उधर जाके लेस हो जाएगा 85% ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर हमें कॉस्ट इज इक्वल टू 85% ऑफ सेलिंग प्राइस है, हमारा प्रॉफिट है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो 15% ऑफ सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 85% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो हमारा 3/17 निकल कर आ जाएगा, 3/17 निकल आएगा। जो भी आप मेथड फॉलो करके इसको कर सकते हो। तो 3/17 अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो कितना आएगा, फिर से निकाल सकते कैलकुलेटर, 3 डिवाइड बाय 17, 17, 17, तो 17.65%, 15% प्रॉफिट मार्जिन है सेलिंग प्राइस का, तो 17.65% आपका कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन होगा। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। 17.5% आपका कॉस्ट पे प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू आपका 15% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के मार्जिन पे। ठीक बात है, इजी बात है, समझ में आता है, 10 बार बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल 50 पर यूनिट, 1000 यूनिट्स की, डायरेक्ट मटेरियल दे रखे 15,000, डायरेक्ट वेजेस दे रखे 9,000, प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे 12,000, एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया, आप मेरे से प्रण लो आज, आप मेरे से प्रण लो आज।
हमें जो कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट आपकी हमेशा जो आपकी नॉर्मल कॉस्ट है डिवाइड बाय जितने नॉर्मल यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हो, कितने एक्चुअल में बने या नहीं बने उस समय लेना देना नहीं है। हम कहते हैं भाई हमारी नॉर्मल कॉस्ट कितनी निकलेगी, नॉर्मल कॉस्ट निकालते हैं 50 पर यूनिट है 1000 यूनिट्स के, तो 50,000 तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, और भी मटेरियल लग रहा है कोई 15,000 का, मैंने इंटू कर दिया। वेजेस लग रहे हैं हमारे 9,000 रुपीज के, 65 74, और आपका 12,000 का प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये आपका 86,000 निकल कर आ रहा है टोटल कॉस्ट। तो नॉर्मल कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट होगी ये वाली। आपने कुछ मान के चला हुआ है कि आपकी नॉर्मल लॉस होने वाले 5% जो भी आप इनपुट करोगे, और उसका स्क्रैप वैल्यू भी आपको पता है। जो भी आपका नॉर्मल लॉस पे स्क्रैप वैल्यू है उसको आप टोटल कॉस्ट से रिड्यूस करोगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता है। आप कहते हो मेरी नॉर्मल कॉस्ट 86,000 रुपीज आई, मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, आपको पता है कि आपकी नॉर्मल लॉस होने वाला है 5% यूनिट का, 1000 का 5%, 50 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होने वाला है, और जिसके लिए स्क्रैप वाला बाहर खड़ा है आपको 20 रुपीज दे जाएगा, तो आप अपनी कॉस्ट में से इस स्क्रैप की वैल्यू को रिड्यूस करो। मैं कह रहा हूं कमाल। तो 85,000 आपकी नॉर्मल कॉस्ट आई, प्रण लो ऐसे ही निकालेंगे हम हमेशा। 85,000 हमारी नॉर्मल कॉस्ट आ गई, और नॉर्मल यूनिट्स हम कितने बनाते हैं 950, 1000 लेस 5% आपका जो भी नॉर्मल लॉस है, यही हमारी कॉस्ट पर यूनिट है। हम कॉस्ट पर यूनिट के, हम पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे फिर हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग के केस में कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई हमारी, कैलकुलेटर की तरफ चलो। 85,000, 85,000, 85,000, 85,000 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स हमारे 950 यूनिट, 950 यूनिट्स, क्या क्या कॉस्ट आ रही है 89.47। ओए होए होए 89.5 ले लें थोड़ा सा, ठीक है राउंड ऑफ इतना तो कर सकते हैं। 89.50 आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एब नॉर्मल लॉस टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहले तो हम एब नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। आपके यूनिट्स बने 900 यूनिट्स, 950 बनने चाहिए थे बट 900 यूनिट्स बने, मतलब 50 यूनिट्स का किसी ने घपला किया, किसी की गलती हुई है। तो मैं कहूंगा ये 50 यूनिट्स पे आपकी वजह से, जिसकी वजह से एब नॉर्मल लॉस हुआ है, ये एक कंट्रोलेबल लॉस है, किसी की गलती हुई होगी ना, क्यों कम यूनिट्स बने। तो मेरे 50 यूनिट्स कम बने, जिसके ऊपर मेरे को लॉस हुआ 89 मेरे पैसे लग गए 89.5 रुपीज इस 50 यूनिट्स पे, जो कि खत्म हो गए, आपने बनाए नहीं है यूनिट्स। तो मेरा जो एब नॉर्मल लॉस निकल कर आएगा, मेरा जो एब नॉर्मल लॉस निकल कर आएगा वो कितना आएगा 89 पॉइंट, इससे सीधा इंटू कर दे, इंटू मेरे 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स 4475, 4475 मोटा मोटी 4475 यूनिट्स का आपको एब नॉर्मल लॉस हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लेके जाओगे। ठीक है, आपका एब नॉर्मल लॉस 447, आपसे क्वेश्चन में अगर एब नॉर्मल लॉस पूछेंगे कि प्रोसेस अकाउंट में एब नॉर्मल लॉस कितना लाना चाहिए, वो इतना ही जाएगा। बट क्वेश्चन में एक बात को आगे ले गए कि आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कितना एक्चुअल में कॉस्टिंग का लॉस लेके जाओगे। देखो, आपको एब नॉर्मल लॉस तो 4475 का हुआ है, बट जो अब आपको एब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हो वो भी तो स्क्रैप वाला ले जाएगा, बाहर खड़ा कर जितना है दे दो, तो हम कहेंगे यार हम इसको भी बेच देंगे। तो जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नेट फिगर जाएगी वो जाएगी 4475 लेस जो आपका एब नॉर्मल लॉस हुआ, उसको स्क्रैप, उसको भी तो बेचोगे ना, अपने पास संभाल के थोड़ा रखोगे, इंटू 20। तो ये आपका 347, ये 1000 हो गया ना, 3475 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आपका एब नॉर्मल लॉस रह जाएगा वो 3475 का रह जाएगा, बट आपके एब नॉर्मल लॉस की वैल्यू 4475 ही है। आई होप आपको ये बात समझ में आती होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, आएगा बच्चे छोड़ देंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात अलग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि फेज 1 का एग्जाम थोड़ा सा टेढ़ा एग्जाम आया था, कुछ क्वेश्चन पुराने सिलेबस से आए थे, तो इसीलिए ये बात को कवर किया जा रहा है। हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को पढ़ने वाले हैं। एक मॉड्यूल आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मॉड्यूल से आते हैं, और आपके
कंपनी सेक्रेटरी और CWA के मॉड्यूल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, कुछ क्वेश्चन आए हैं। पहले हम CA के मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मॉड्यूल से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन करें। ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 5 करोड़, टोटल कॉस्ट इंकर्ड 3 करोड़, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 3.5 करोड़, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया 20 लाख के कॉस्ट का, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 80%। कह रहे नोशनल प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो मैंने बोला 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है, इसका 80% का सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब 4 करोड़ तो 4 करोड़ तो आने वाले हैं। मेरी कॉस्ट इसमें से कितनी लगी, वही तो मेरा प्रॉफिट है। 4 करोड़ का मेरा क्या कहते हैं पैसा आने वाला, भी वर्क सर्टिफिकेट दे गया मेरे को। मैंने कहा मेरी कॉस्ट लगी है 3 करोड़ रुपीस, तो मेरा प्रॉफिट लगा लू, मैं प्रॉफिट लगा लू कितना, 1 करोड़। बट इस कॉस्ट के अंदर जो मेरी कॉस्ट इंकर हुई है वो 3 करोड़ की हुई है, उसमें से 20 लाख की कॉस्ट देखी ही नहीं गई, उसको सर्टिफाई नहीं किया गया। तो मैं कहूंगा ये कॉस्ट तो भी सर्टिफाई नहीं करी, इसको देखा ही नहीं, तो इसको मेरी कॉस्ट में से अभी हटा दो। ये कॉस्ट अभी मेरी को सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो ये कॉस्ट में प्रॉफिट में जजमेंट नहीं करूंगा। तो मेरा जो नोशनल प्रॉफिट निकल कर आएगा वो क्या आएगा, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड लेस आपका जो वर्क अभी तक की कॉस्ट लगी है, टोटल कॉस्ट लेस जो आपका जो अनसर्टिफाइड का कॉस्ट है उसको लेस करके, क्योंकि ये कॉस्ट अभी इसको सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो आप कह रहे हो मैं अपनी कॉस्ट नहीं मानूंगा, वो देख के नहीं गए इस कॉस्ट को। तो मेरा नोशनल प्रॉफिट इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकल कर आएगा 1 करोड़ 20 लाख। इजी पॉइंट है, समझ में आता है सर, हमने लेक्चर देख रखे मैं समझ में आता है, इजी पॉइंट है। 1 करोड़ 20 लाख हमारा नोशनल प्रॉफिट निकल कर आ गया। बट बात में ट्विस्ट है, बात में ट्विस्ट है, CS और CWA की मॉड्यूल से इनके थोड़े अलग फॉर्मूलाज हैं कि कैसे आपको प्रॉफिट निकालना है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इंड एएस है उसमें ये वाले फॉर्मूलाज कोई चलता नहीं जो भी हम पढ़ने वाले हैं। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया बाई चांस, क्योंकि हिस्ट्री है, से भी क्वेश्चन IBPS क्वेश्चन पूछ लेते हैं पुराने पुराने कॉन्सेप्ट से भी, आपको पता होना चाहिए। तो इसको एक बार रीड करेंगे, आपके दिमाग में होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके नोट्स नीचे दे दिए ठीक ठाक, जितना आपके लिए रेलिवेंट है। अब CS और CWA के मॉडल से हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। XYZ कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख सॉरी। कैश रिसीव्ड, आपको पैसे दे गए, इसमें कैश रिसीव की बात कर रहा है, सर्टिफिकेट की बात छोड़ो, पहले बताओ कैश कितना रिसीव हुआ, 3 लाख। वर्क सर्टिफाइड भी दे रखा है 3.5 लाख। कॉस्ट ऑफ वर्क डन अप टू डेट 2.95 लाख। अब ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट बताओ। तो इस केस के अंदर आपके ब्रैकेट्स बनते हैं। आपका अगर आपका वर्क अगर 1/4 से हाफ तक कंप्लीट हो गया है, तो आप 1/3 जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका 1/3 ही प्रॉफिट आप नोशनल प्रॉफिट मानो, सारा का सारा नहीं मानना। अगर आपका हाफ से ज्यादा हो गया तो आप 2/3 प्रॉफिट मानो। चलो जी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ इसके अंदर, निकालते हैं। तो हमने कहा भाई प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए, वर्क सर्टिफाई, मेरे को सर्टिफिकेट मिला 350 का, ठीक है जी। इसमें से मेरी कॉस्ट लगी 295, तो मेरा 55,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि प्रॉफिट इसमें से नोशनल प्रॉफिट मेरा 255,000 है, बट कह रहा है कि आप प्रॉफिट कितना कितना कंसिडर करोगे। तो इस केस में मेरा जो वर्क हुआ है वो 90% से कम है ना, 350 है, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 90% 360 का होता है, 3,60,000 का। तो मेरा ठीक है, तो इसका 2/3 प्रॉफिट ही मैं लेके जाऊंगा अपनी बुक्स के अंदर। अब इसके अंदर एक और बात आती है, कंजर्वेटिव होके कहता है जितना आपको कैश मिला है, कितना वर्क सर्टिफाई हुआ आपका 3.5 लाख, बट आपको जितना कैश मिला है आप उसका भी रेशियो कम कर लो, उतने से कम कर लो। जितना कैश मिला है उसी का प्रॉफिट जाना चाहिए, और उसका भी 2/3 ये नोशनल प्रॉफिट हुआ। इसका जितना कैश मिला उतना प्रॉफिट रिकग्नाइज करो, और फिर और कंजर्वेटिव होकर उसका 2/3 लेके जाओ, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना वर्क हो रखा है। ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर आपको याद करना पड़ेगा। ये 2/3 1/3 कैसा आया, क्यों आया, किसी को नहीं पता, ठीक है जी। तभी इसमें बड़े सारे मतलब अलग अलग बातें चल रही है मार्केट के अंदर, बट आपको प्रिपेयर होकर जाना 100%। अब इसको इसको सॉल्व करेंगे, क्या फिर से फॉर्म कर लेना बेटा सॉल्व, ठीक है ना, क्या मैं बार बार कैलकुलेटर खोलूं, ठीक है ये पढ़ लेते हैं ना। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज 1/4 और मोर बट लेस देन हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो 1/3 ऑफ द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड एज रिड्यूस बाय द परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव। कह रहा है जो भी प्रॉफिट है उसका 1/3 लेके जाओगे,
और उसका कितना परसेंटेज जो कैश रिसीव हुआ है डिवाइड बाय जो आपका वर्क सर्टिफाइड है, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है जी, परफेक्ट, ये फॉर्मूला है। अगर आपका मोर देन हाफ है तो उस केस के अंदर आपको 2/3 वैल्यू को प्रॉफिट्स में लेके जाना है। 2/3 इंटू जो आपका नोशनल प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट निकालने की बात चल रही है, नोशनल प्रॉफिट की नहीं, नोशनल प्रॉफिट तो उतने 55,000 ही है, वो कह रहा है प्रॉफिट में कितना लेके जाओगे, तो इन्होंने बोला 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट जो आपका आ रहा है, कैश रिसीव के परसेंटेज से हम उसको कम कर देंगे, कैश रिसीव परसेंटेज डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। बट एक थर्ड केस आता है, अगर आपका नियर कंप्लीशन पे है तो एस्टिमेटेड जितना टोटल प्रॉफिट आपको होने वाला है, नियर कंप्लीशन 90 से ऊपर परसेंट मान के चलो, एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट आपको कितना होने वाला है, डिवाइड बाय जितना आपका वर्क सर्टिफाई किया है डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फॉर्मूला है, आपको पढ़ के जाना, रट के जाना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12, द पीवी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 50% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। इफ द प्रेजेंट सेल्स आर 30 लाख, द ब्रेक इवन पॉइंट इन रूपी विल बी। इजी क्वेश्चन। जो भी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, जितना ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है, आप फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलता है कि कितना ऊपर चल रहे हो आप ब्रेक इवन पॉइंट से। तो यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% दे रखा है, वो रिप्रेजेंट करता है इस 30 लाख का 40%। इस 30 लाख का 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलना चाहता है कि आपकी 12 लाख रुपए की सेल, 12 लाख रुपीस की सेल फालतू है ब्रेक इवन सेल से। इतना आप सेफ्टी पे चल रहे हो, तो आपकी ब्रेक इवन सेल्स कितनी होगी, ब्रेक इवन सेल्स होगी आपकी जो एक्चुअल सेल्स है लेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स। तो आपका कितना आ गया, ये 18 लाख आपका ब्रेक इवन लेवल की सेल्स है। इजी क्वेश्चन है बट करने बैठे तो डिफिकल्ट लगते हैं। थोड़ी सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे डिस्कशन करते हैं। इट इज अ सेल पॉइंट बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से जितना भी आप ऊपर चल रहे हो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ब्रेक इवन सेल्स फ्रॉम टोटल सेल्स, जो भी हमने ऊपर करके दिखाया। इट इज यूजफुल टू डिटरमाइन फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स लेस ब्रेक इवन सेल्स, ऊपर ये फॉर्मूला यूज किया, टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम और तरीके से भी बता सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट का मतलब समझते हो ना, फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो गई है, तो इस प्रॉफिट में जितनी भी सेल्स हो रही है वो सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इस प्रॉफिट लेवल पे को हम डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो, पीवी रेशियो से, तो हमारी सेल्स की फिगर निकल कर आएगी, वो सारी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही है। प्रॉफिट का मतलब ये वाला प्रॉफिट आपके फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के बाद ही आता है। ठीक है जी, बाकी सब कुछ पढ़ लेना, इजी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। द बजट सेल्स फॉर नेक्स्ट 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर का भाई हमें सेल्स दे रखा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट सेल्स विल बी पेड फॉर एज फॉलोस। जो भी हम सेल कर रहे हैं 75% ऑफ द सेल वैल्यू विल बी पेड इन द क्वार्टर इन विच सेल्स। जिस समय हमने सेल करी, जिस क्वार्टर में सेल करी, उस क्वार्टर की सेल्स का 75% कैश मिल जाएगा। ऑफ द बैलेंस 50% will be paid in the quarter after the sales were made. The remaining 50% will be paid in the quarter after this. ठीक है जी, मतलब एक जिस क्वार्टर में सेल करी उसका 75% मिल जाएगा, और इस क्वार्टर का जो बैलेंस बचा 25% बचा, उसका 50% नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा, और बैलेंस 50% उसके नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा। इंग्लिश समझ में आती है। द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड इन थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो पहले हम थर्ड क्वार्टर की सेल करें। थर्ड क्वार्टर की सेल है 288 का 75%, 75% हमारा कितना हो गया, 75% हमारा 3/4, 4 4 7 14 20, ये आएगा आपका 216 अराउंड, 216 अराउंड। मैंने लिखा हुआ एक जगह, मैं देख लेता हूँ एक बार, एक गलत तो नहीं आ रहा, मैंने लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ लिखा, मेरे को भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आ गया 216 सेकेंड क्वार्टर का। सेकेंड क्वार्टर का आपको थर्ड क्वार्टर में कुछ कैश मिलेगा, तो 288 का 25% बैलेंस होगा, और इसका 50% हाफ मिलेगा, तो ये कितना होगा, 72 बचा ना, 72 का हाफ 36,000 रुपीज। ऐसे ही फर्स्ट क्वार्टर का भी तो आपको बैलेंस मिलेगा ना। फर्स्ट क्वार्टर में आपने सेल कर थी 192, इसका 25% बैलेंस बचा होगा, जिसकी एक किश्त
हमें सेकेंड क्वार्टर में मिल गई होगी और हाफ हमें मिलेगा थर्ड क्वार्टर में। तो ये आएगा आपका शायद 24,000। तो आपका जो टोटल कैश निकल कर आया वो निकल कर आया 276,000 का आपको कैश मिलेगा थर्ड क्वार्टर में। ठीक है जी, ये आपका बजट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द कैपेसिटी रेशियो ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 90%, कैपेसिटी रेशियो बजट रेशियो के बारे में बात कर रहा है। कैपेसिटी रेशियो आपको दे रखे 90% और आपको एक्टिविटी रेशियो दे रखे 99%। तो कह रहा है आप एफिशिएंसी रेशियो निकाल के दिखाओ। पहले हम रेशियोज के बारे में बात करते हैं। आपकी कैपेसिटी रेशियो, हम कह रहे हैं कैपेसिटी रेशियो होता क्या है, कुछ मेरे बजटेड आवर्स होंगे। मैंने कहा इतने घंटे काम चलेगा फैक्ट्री के अंदर, अब उसका लिए आपने कितना एक्चुअल में काम किया है, एक्चुअल आवर्स आपने कितना काम किया, इसको हम कैपेसिटी रेशियो बोलते हैं। कैपेसिटी रेशियो आपके बजटेड आवर्स बोला गया था आपको 1 लाख घंटे 1 लाख आवर्स आपको फैक्ट्री चलाने काम करना है, और एक्चुअल में आपने कितना काम किया तो मैं बता रहा हूं, हाँ इतनी कैपेसिटी पे ऑपरेट करा मेरी फैक्ट्री। ठीक है, ऐसी एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी आपको समझ में आता है, हम एफिशिएंसी हमेशा एक्चुअल आवर्स के ऊपर, एक्चुअल आवर्स आपने कितना काम किया और जितने यूनिट्स आपने बनाए उसमें कितने आवर्स लगने चाहिए थे। तो यहाँ पर एक टर्म आती है स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स का एक यहाँ पे टर्म आ जाती है। आपके एक्चुअल आवर्स कितने लगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, बट एफिशिएंसी आपकी कितनी थी। आपने 8 घंटे लगा के एक लहंगे को बनाया, बट ये लहंगा 5 घंटे में बन जाता तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, स्टैंडर्ड में 5 आवर्स लगते हैं। तो हम कैपेसिटी तो एक्चुअल आर से निकाल रहे हैं, बट कैपेसिटी हाई लेवल पे है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एफिशिएंट भी है। क्या पता वो बजटेड आर से ज्यादा काम करे जा रहे, बट इतना आउटपुट नहीं दे रहे। ठीक है जी, हमें कैपेसिटी रेशियो समझ में आती है कि बजटेड आर्स को हम एक्चुअल आर्स से रिलेशन चेक कर रहे हैं। एफिशिएंसी हमेशा एक्चुअल आर्स से रिलेशन होगा, एक्चुअल आर्स और उसमें कितना टाइम एक्चुअल में लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड आर्स, उस यूनिट्स को बनाने में एक्चुअल में कितने घंटे लगने चाहिए थे। आपने लिए 8 आवर्स एक लहंगे को बनाने में, बट स्टैंडर्ड में 5 आवर्स लेते तो आप एफिशिएंट नहीं हो। अब उसके बाद आती है एक टर्म आपकी एक्टिविटी रेशियो, जो इन इन दोनों का मिक्सचर बन के निकलती है। आपकी एक्टिविटी रेशियो में बोलता है कि जो आपके स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे और बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स की एक्टिविटी आपकी फैक्ट्री में कितनी हुई है। स्टैंडर्ड, यहाँ पर एक्चुअल आवर्स की बात नहीं कर रहा, आपने बजट दे रखा था 1 लाख आवर्स का आपको काम करना है, बट आपने एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए, उस पर कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए एक पर्टिकुलर उस यूनिट्स को बनाने में। तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि कितने लेवल पे आप एक्टिविटी कर रहे हो। कैपेसिटी, कैपेसिटी हम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। हमारी फैक्ट्री में काम करने की कैपेसिटी थी 1 लाख आवर्स की, उसको आपने कितना यूटिलाइज किया। तो मैं कह रहा हूँ मेरी 1 लाख की कैपेसिटी थी, मैंने 80,000 आवर्स काम किया, तो मैंने कैपेसिटी को यूटिलाइज किया 80%, कैपेसिटी को यूटिलाइज किया, बट ये मेरा एक्टिविटी का लेवल क्या है। एक्टिविटी का लेवल क्या है, आपने 80,000 यूनिट्स काम किया, 80,000 आवर्स काम किया एक्चुअल में, बट आपने काम अच्छा किया, आपने 1 लाख आवर्स का ही काम कर दिया, तो उस केस में मेरी एक्टिविटी रेशियो 100% हो जाती है। मैंने 1 लाख का बजटेड आवर्स है, बट जो प्रोडक्शन हुई 80,000 आवर्स में 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख आवर्स का काम कर दिया गया, फटाफट काम किया गया, तो मेरी एक्टिविटी इसके अंदर 100% है। कैपेसिटी मेरी 80% यूटिलाइज हुई, बट एक्टिविटी मेरी 100% है। थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिक समझ आएगा। और एफिशिएंसी क्या है, आप एक्चुअल में कितने आवर्स को यूज कर रहे हो, बट उस रिस्पेक्ट में उस काम को करने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड में कितने आवर्स लगे। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन हमारा निकल कर आता है, इन तीनों फॉर्मूले को मर्ज करने से कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू हमारी एक्टिविटी रेशियो डिवाइड बाय हमारी एफिशिएंसी रेशियो, इन तीनों फॉर्मूलाज को मर्ज करके। तो इस केस में आपको दे रखा है आपकी कैपेसिटी रेशियो है 90% और आपकी एक्टिविटी रेशियो है 99%। तो इसके अंदर हम करेंगे 99% डिवाइड बाय आपका 90%, तो आपका 110% आपका आ जाएगा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो आपको तीनों रेशियो का मतलब लॉजिक समझ में आने चाहिए, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले को आप रट्टा मारना है, कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो डिवाइड बाय एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15,
Maximum quantity of production and minimum quantity of production is 10,000 and 5,000 units respectively. Maximum आप produce कर सकते हो 10,000 और minimum आप produce करते हो 5,000. The maximum total cost is 25,000 and minimum total cost is 15,000. Calculate unit marginal cost and total fixed cost. मार्जिनल कॉस्ट एक तरह की वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में आप कितना और खर्चा करोगे, तो जनरली जो वेरिएबल कॉस्ट है वही मेरा खर्चा है। तो इस केस में बोल रखा है 5,000 यूनिट्स के लेवल पे मेरी कॉस्ट आ रही है 15,000 और 10,000 यूनिट्स के लेवल पे मेरी कॉस्ट आ रही है कितनी, 25,000। तो जो मेरा इंक्रीमेंट यूनिट्स, जो मेरे इंक्रीमेंट यूनिट्स होंगे 5,000 यूनिट्स, उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही तो बढ़ी होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम की सेम रहती है। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितने निकल कर आई, जो मेरा इंक्रीमेंट कॉस्ट डिवाइड बाय मेरे इंक्रीज इन यूनिट्स, तो ये निकल कर आया 10,000 डिवाइड बाय 5,000, तो मेरा 2 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट 2 ही है, बट क्वेश्चन कह रहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बताओ। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है जी, फिक्स्ड कॉस्ट बता देते हैं क्या है इसमें। तो 5,000 यूनिट्स पे मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 15,000। इसमें मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 10,000। 5,000 इंटू जो वेरिएबल कॉस्ट है ना 2 रुपीज की, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 बैलेंस 5,000 निकल कर आई। आप आप 25,000 यूनिट्स के लेवल पे, 10,000 यूनिट्स के लेवल पे भी निकाल सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16। The following are relating to job number 102. Standard hours planned. Standard hours आप सोच के बैठे थे 40 आवर्स काम होगा, एक्चुअल आवर्स काम हुआ है 36.5, जल्दी काम कर दिया। स्टैंडर्ड वेज रेट है 2.6, एक्चुअल में पैसे ज्यादा दिए गए 2.9, कोई आइडल टाइम नहीं है। कह रहा है लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंट है कि नहीं पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखो जी, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स दे रखा है, आप जब भी एफिशिएंसी के बारे में बात करोगे, आप बजट से आपका लेना देना नहीं है, एक्चुअल में कितना घंटा काम हुआ और उसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कितने आवर्स लगने चाहिए थे, जितने भी यूनिट्स बनाए होंगे उस पे स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगेंगे। हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपके बजटेड यूनिट्स होंगे, बजटेड आवर्स होंगे, उससे डिवाइड करके आप स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट निकालते हो, फिर आप बोलते हो कि एक्चुअल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, उसके ऊपर स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे। तो क्वेश्चन ने आप पे दया दिखा के डायरेक्टली स्टैंडर्ड आवर्स दे दिया। तो एक्चुअल आवर्स है मेरे 36.5 और इसी काम को करने में आवर्स लगने चाहिए थे 40 आवर्स, मतलब लेबर एफिशिएंट है। 40 स्टैंडर्ड आवर्स लेस 36.5, तो मतलब 3.5 आवर्स जल्दी काम हो गया। इसको किस रेट से आप बेनिफिट दोगे, स्टैंडर्ड रेट से या एक्चुअल रेट से। जो एफिशिएंट, जो भी ये काम कर रहा है, प्रोडक्शन करा रहा है, उसको एक्चुअल रेट से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है जब मेरे को कोट दी गई थी स्टार्टिंग में, तो मेरे को स्टैंडर्ड रेट बताया गया था 2.6, मैं उसके हिसाब से ही काम करा रहा हूं, तो उसको उतने का ही बेनिफिट दिया जाएगा। तो जितने भी आपके स्टैंडर्ड आवर्स लेस एक्चुअल आवर्स लगे हैं, इसको हम इनटू करते हैं जो भी आपका स्टैंडर्ड रेट होता है, ये है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आई होप आप फॉर्मूले को रटते नहीं होंगे, आप समझते होंगे। ठीक है जी, इसके अंदर हमारा निकल कर आएगा 9.1 फेवरेबल, 9.1 फेवरेबल। अगर इसमें हम रेट का वेरिएंस में निकालते हैं, तो रेट के वेरिएंस के बारे में हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं भाई जो जिसको लेबर पकड़ के लेकर आनी है, भाई स्टैंडर्ड रेट है 2.6, तू रेट लेकर आया 2.95, महंगी लेबर लेकर आया, और कितने आवर्स में इसको पनिश करेंगे, जितने आवर्स एक्चुअल में काम हुआ, जितने आवर्स एक्चुअल में काम हुआ है हम उस पे इसको पनिश कर देंगे। तो जो भी निकल कर आएगा ये आपका आएगा लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है जी, ओके जी। 17 क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। मटेरियल परचेज 3000 मटेरियल आपने खरीदे, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, तो इधर से 9000 का मटेरियल आपने परचेज किया, तो पर यूनिट पर केजी की कॉस्ट कितने आ गई, 3000 डिवाइड 9000 डिवाइड बाय 3000, 3 पर केजी, 3 पर केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है 25 केजी, 25 केजी की इनपुट चाहिए, उसको मिला के, उसको लगा के 1 किलो का फिनिश गुड बनता है। ओए होए क्या बात है,
स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है 2 रुपीज पर केजी, और हम ऊपर देख कर आए कि 3 रुपीज का परचेज करके रख कर आए, तो मतलब जो प्राइस का वेरिएंस है वो तो एडवर्स है, महंगा खरीदा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये क्या चीज आ गई, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक कहां से आ गया, ठीक है। फिनिश गुड प्रोड्यूस, हमने बोला जो एंड में स्टॉक बना वो 80 केजी का बना। 80 केजी को बनाने के लिए फिनिश गुड को आपके इनपुट में कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, 80 केजी इंटू 20, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी थी हमारी 2000 केजीज का इनपुट। तो ये मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एसटीडी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरी 80 केजीज पे, जो एक 25 केजी, 1 किलो बनाने के लिए मेरे को 25 केजी का इनपुट रॉ मटेरियल चाहिए, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2000 केजीज। मेरी एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी लगी, 3000 केजी मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है, इतने तो परचेज करके आए नहीं, आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है कम। इस 3000 केजी में से आपके पास 500 केजी बचा हुआ है, तो आपने एक्चुअल क्वांटिटी जो लगाई वो 2500 केजी लगाई, ठीक है जी। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमें समझ में आ रहा है एडवर्स ही होगा क्योंकि 500 केजी ज्यादा लगा। तो हम करते हैं कैसे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से ही तो वेरिएंस निकलता है, ज्यादा लगा है कम लगा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी 2500। इसको हम किस रेट पे इफेक्ट देंगे, जो भी आपका स्टैंडर्ड रेट, जिसने मटेरियल ज्यादा लगाया उसको कोटेशन स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से की हुई थी कि 2 रुपीज का मटेरियल तो मैंने लगा दिया, तो इस केस में आपका 1000 एडवर्स आ रहा है, एडवर्स आ रहा है। इसका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप निकाल लेना, इजी है। ओके जी। इफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज 500 फेवरेबल और मटेरियल यील्ड वेरिएंस है आपका 800 एडवर्स, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या होगा। जो आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है उसमें दो कंपोनेंट है, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये कब होता है, जब आप अलग अलग टाइप के मटेरियल को यूज करते हो। अगर अलग अलग टाइप के मटेरियल को आप यूज कर रहे हो तो कोई मटेरियल महंगा कोई मटेरियल सस्ता होगा, तो मिक्स वेरिएंस जिसका काम था मिक्सिंग का, उसने फेवरेबल का वेरिएंस दिया, मतलब उसने महंगे मटेरियल को कम यूज किया होगा, सस्ते मटेरियल से काम चला लिया। एक है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये है आउटपुट कि कितना आउटपुट निकाला, मशीनें चला के कितना आउटपुट निकाला, तो ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ रहा है 500 फेवरेबल, आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ रहा है 800 एडवर्स, तो इन दोनों का ही ये सम होता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस है आपका 300 एडवर्स। आपका यूजेज वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, इसको अगर आप और थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे तो मटेरियल मिक्सिंग का जिसका काम था उसने 500 फेवरेबल वेरिएंस दिया, बट जो आउटपुट निकालने वाला एफिशिएंट यील्ड निकालने वाला था उसने आपको यील्ड कम निकाल के दिया, आपको यूनिट्स कम निकाल के दिया, ज्यादा यूज किया, जो आउटपुट आया वो कम आया, जो इनपुट रॉ मटेरियल यूज हुआ वो ज्यादा है, तो 800 एडवर्स, ठीक है जी। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है जी। 19th क्वेश्चन, व्हेन कॉस्टिंग लॉसेस 6500 यूनिट्स, ओ यूनिट्स नहीं बेटे अमाउंट, रुपीस, कॉस्टिंग के अंदर लॉस आ रहा है 6500, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब, आप अपने कॉस्ट को पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाए 500, मतलब 500 की कॉस्ट ऐसी थी जो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंट में आपका कितना लॉस होना चाहिए, तो 6500 मेरा लॉस तो है ही है, प्लस अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, मैं ये ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए बट मेरी कॉस्ट तो लगी होगी ना, तो ये अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, तो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट में लॉस आएगा वो 7000 का आएगा, और यही आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस दिया होता 6500, और ये 500 आपका ओवर एब्जॉर्ब्ड होता, आपके ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए, आपकी कॉस्ट इतनी लगी नहीं बट आपने यूनिट्स में ज्यादा रिकवर कर लिए, इस लॉस में ज्यादा लॉस को रिकवर कर लिया, तो उस केस में हम क्या करते हैं 6500 लेस 500 मैंने कॉस्टिंग में ज्यादा ले गया, ओवर एब्जॉर्ब कर लिया, उसको लेस करो, तो मेरा फाइनेंशियल क्या कहते हैं प्रॉफिट लॉस आता 6000 का। तब समझ में आता है लॉजिक, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, अब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रिकवर ओवरहेड्स ऑन चार्जेबल कंसल्टिंग आवर्स, भाई ये कह रहे हैं कि कंसल्टेंसी सर्विस है, जितने आवर्स काम होगा उस आवर्स पे हम अपने ओवरहेड्स को रिकवर करेंगे, बजटेड ओवरहेड्स पर 6,15,000, 6,15,000 हमारे ओवरहेड्स से,
इतना एक्सपेक्टेड था, लग जाएंगे, हमारी कॉस्ट आ जाएगी। एक्चुअल कंसल्टिंग आवर्स वर 32,150, ओवरहेड्स वर अंडर रिकवर्ड, ओवरहेड्स पूरे रिकवर नहीं हो पाए 35,000 के। इफ एक्चुअल ओवरहेड्स, आपके जो क्या कहते हैं ओवरहेड्स की रिकवरी होती है वो होती है एब्जॉर्ब्ड, कितने एब्जॉर्ब किए आपने ओवरहेड्स को, लेस आपके एक्चुअल ओवरहेड्स, आपके एक्चुअल ओवरहेड्स, यहाँ पे अंडर या ओवर, तो इस केस में अंडर एब्जॉर्ब, आपके 35,000 कम एब्जॉर्ब हुए हैं, आपके 35,000 कम एब्जॉर्ब हुए हैं, आप एब्जॉर्ब कम कर पाए हो, तो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं कितने, तो यहाँ पर हम लेस 35,000 प्लस 694,075, तो ये आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। 6905, ठीक है, तो यहाँ पे आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कर देते हैं, आपका क्या कहते हैं 694,075 लेस 35,000, तो ये आपका निकल कर आएगा 694,075, 694,075 लेस माइनस का साइन ही नहीं है, माइनस का साइन ही नहीं है, 35,075 है, 075 यहाँ से चेंज होगा 07 696,696,94075 लेस 3500, आपने एब्जॉर्ब किए हैं 659,075, 659,075, 659,075। अब कितने आर से आपने एब्जॉर्ब किए, कितने जो एक्चुअल घंटे आपने काम किए उतने पे एब्जॉर्ब किए होंगे, एब्जॉर्ब किए हमने 32150, 32150 है, 32150 डिवाइड बाय 32150, 20.5, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन का रेट आया वो 20.5, यहाँ पर ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन का रेट, आप हर बार जितने घंटे काम कर रहे हो आप 2.50 चार्ज करे जा रहे हो, ये आपका बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये आपका एब्जॉर्प्शन रेट है, आप हर एक आर पे चार्ज करे जा रहे हो। 32,150 आवर्स पे आपने बोला मैंने कितने ओवरहेड्स को रिकवर कर लिया, 659,075, आपने कहा मैंने एब्जॉर्ब कर लिया 32,150 आवर्स पे 659,075 के एक्सपेंस को, बट एक्चुअल में आपके जो एक्सपेंस हुए वो 694,075 है, तो आपका 35,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ। समझ में आती है बात, इजी पॉइंट है, इजी पॉइंट है, इजी क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, तन्नू लिमिटेड यूजेस प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट ऑफ 15 per labor hour. The actual overhead cost is 85,000. The actual labor hour are 5750. The under or over absorption. भाई ये कह रहा है 15 लेबर आवर के हिसाब से वो एब्जॉर्ब करता है, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट है 85,000 और एक्चुअल लेबर आवर, तो इजी क्वेश्चन है, तो इतना इजी क्वेश्चन 15 इंटू 5750 करेंगे हम, हमने एब्जॉर्ब किए 15 इंटू 5750, 86,250, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लिख दूं मैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, जो भी आपका रेट, ओवरहेड का रेट, रिकवरी का रेट इनटू एक्चुअल एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, तो ये आपका आ गया कितना, ओवरहेड का रेट 15 इंटू एक्चुअल आवर्स है 5750 और ये आपका 86,250, आपने इतने एब्जॉर्ब कर लिए ओवरहेड्स को, बट आपके एक्चुअल, अब हम देखेंगे अंडर रिकवरी है ओवर रिकवरी है, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है 86,250, आपने इतने क्लेम कर लिए एक्सपेंस की मेरे इतना एक्सपेंस हो गया, बट एक्चुअल में आपका एक्सपेंस, एक्चुअल ओवरहेड का एक्सपेंस 85,000 है, मतलब आपने ओवर ज्यादा खर्चा क्लेम कर लिया 1250, तो इसको बोलते हैं हम ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अच्छा, ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें, इसका रीजन क्या हो सकता है ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड का, या तो आपने ज्यादा काम कर लिया, आपने ज्यादा आवर्स काम कर लिया, या तो आपके जो एक्सपेंसेस हुए,
एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो कम हो, यही मतलब हो सकता है इसका ना। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन, स्टैंडर्ड मार्जिनल, बजट, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने क्वेश्चन करने का ट्राई किया। इसी के आसपास ही आपको पेपर में क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो ये आपका लास्ट लेक्चर था। बहुत मेहनत लगी आपको पढ़ाने में, कितने टाइम से हम आपको सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। होपफुली आपका रिजल्ट काफी अच्छा जाएगा, सीए रमन लूथरा क्लासेस का रिजल्ट भी काफी अच्छा जाएगा। तो अब मिलेंगे हम एग्जाम के एनालिसिस के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।